नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। यूपी में विधानसभा चुनाव के 7 चरणों में से आप जानते ही हैं 2 चरण समाप्त हो चुके हैं। अब यूपी में तीसरे चरण के रण की बारी है। 20 तारीख को तीसरे चरण का मतदान होना है। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होने वाली है, जिनमें 11 सीटें वेस्ट यूपी में आती हैं, 35 सीटें सेंट्रल यूपी से आती हैं और बुंदेलखंड की 13 सीटों पर भी तीसरे चरण में वोटिंग होनी है। तीसरे चरण में यादव बेल्ट के 8 जिले शामिल हैं। इसीलिए अब तीसरे दौर के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। यानी अब बारी यादव लैंड की है। 2017 में यादव बेल्ट में एसपी को करारी हार मिली थी। वैसे तो हर इलाके में मिली थी क्योंकि बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था, लेकिन यादव बेल्ट, यादव लैंड समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। 2017 में यहां भी समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी एसपी की बड़ी हार इस इलाके में हुई थी। मोदी लहर के बीच कुंबे की कलह हार का बड़ा कारण बनी थी, लेकिन अब चाचा शिवपाल यादव के साथ आने से अखिलेश ने राहत तो जरूर महसूस की है। पहले जरा जान लेते हैं तीसरे चरण के कौन कौन से जिलों में 20 तारीख को वोटिंग होनी है। यह दिखा देते हैं पहले आपको। तीसरे चरण में यानी कि 3 दिन बाद जहां जहां वोटिंग होनी है उनमें देखिए कासगंज है, हाथरस है, फिरोजाबाद है, एटा है, मैनपुरी है, फर्रुखाबाद है, कन्नौज, इटावा जो गढ़ रहे हैं यादव परिवार के। इसके अलावा औरैया है, कानपुर देहात है, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर। अब 16 जिले हैं, 59 सीटें हैं। ये तो हो गए आपके सारे जिले, जो दिखाना जरूरी है क्योंकि तीसरे चरण की लड़ाई बहुत ही अहम होने वाली है। अब पिछले चुनाव में 2017 में तीसरे चरण की इन 59 सीटों का गणित देख लीजिए। 59 में से 49 सीटें बीजेपी जीत ले गई थी। समाजवादी पार्टी को अपने ही गढ़ में सिर्फ 8 सीटें मिली थी। और वोट प्रतिशत देखिए, बीएसपी का वोट प्रतिशत अच्छा खासा था, 20% के आसपास। कांग्रेस को 4% वोट मिले थे। ये तीसरे चरण की बात कर रहे हैं जहां 3 दिन बाद वोटिंग होनी है। बीजेपी 44% वोट ले गई थी अखिलेश यादव के गढ़ में, यादव लैंड में, और एसपी को सिर्फ 25% से संतोष करना पड़ा था। बीएसपी तीसरे नंबर पर आई थी 20% वोटों के साथ। अब यह तो हुआ पिछले चुनाव का समीकरण। जरा हॉट सीटें भी आपको बता देते हैं तीसरे चरण की, जो वीआईपी सीट्स हैं, जहां सबकी नजर है। करहल है, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, ये सारी सीटें हैं जिनका नतीजा हर कोई जानना चाहता है। जसवंत नगर है जहां से शिवपाल यादव हैं, इटावा, महाराजपुर, सादाबाद, कन्नौज और सीसामऊ, ये वीआईपी सीट्स हैं। अब थोड़ी सी नजर थोड़ा ये भी डाल लेते हैं कि आखिर ये सारी की सारी सीटें वीआईपी सीट्स क्यों हैं। यहां से जो वीआईपी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उन पर भी नजर डाल लीजिए। से करहल से अखिलेश यादव के सामने बीजेपी ने एसपीएस बघेल को उतारा है। वहीं जसवंत नगर में ये देखिए विवेक शाक्य हैं। उसी तरह से ये सारी एक एक करके आपको हम वीआईपी सीट्स दिखाते रहेंगे। इस चरण में जो कि तीसरे चरण का चुनाव है, यहां से असीम अरुण भी हैं जो कि कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे, इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए और अब चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अब तीसरे चरण में ये वीआईपी सीट्स तो हम आपको दिखाएंगे, साथ ही जरा ये भी अब देख लीजिए कि तीसरे चरण में जो चुनाव होने वाला है उसे यादव लैंड क्यों कहते हैं और समाजवादी पार्टी का ये गढ़ क्यों रहा है। दरअसल यादवों की संख्या इन इलाकों में अच्छी खासी है। जसराना देखिए, शिकोहाबाद 1.25 लाख, 1,80,000, अब सिरसागंज 1,20,000। इस इलाके में बहुत सारी सीटें ऐसी हैं यादव लैंड में जहां अच्छी खासी संख्या में यादव रहते हैं और उन्हें निर्णायक माना जाता है। अब इसीलिए आज करहल में मुलायम सिंह यादव भी अखिलेश के लिए मैदान में उतर गए। मुलायम ने कहा, समाजवादी पार्टी जनता की उम्मीदों को पूरा करेगी। यूपी में इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार, किसान, नौजवान, व्यापारियों को एसपी पर भरोसा। यूपी के युवा आज बेरोजगार हैं, नौजवानों से पार्टी हमारी मजबूत हुई है,
किसान, नौजवान, व्यापारी देश को मजबूत करेंगे। ये बड़ी बड़ी बातें जो मुलायम सिंह यादव ने कही, जरा सुन भी लीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो नौजवानों को रोजगार और नौकरी का इंतजाम किया जाएगा। समाजवादी पार्टी आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे और आपकी संपन्नता, किसानों की पैदावार, किसान, नौजवान और व्यापारियों को तीनों मिलकर के देश का विकास करेगी समाजवादी पार्टी। पहले चरण का वोट तो पता लग गया होगा, दूसरे चरण का भी वोट पता लग गया होगा, ये तीसरा चरण है और चौथा चरण तक समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। पहला चरण दूसरे चरण में शतक लगा दिया कि नहीं लगा दिया, और रहा बचा हिसाब किताब, तीसरा चरण पूरा कर देगा। पहले और दूसरे चरण में साइकिल और हाथी का सफाया होने वाला है कि उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को 10 दिन पहले ही होली बनने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो आपने दोनों दावे सुन लिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं 2 चरणों में शतक पूरा हो गया, तीसरे चरण में संख्या और बढ़ेगी और चौथा चरण आते आते समाजवादी पार्टी को बहुमत मिल जाएगा। जबकि अमित शाह अपना नारा दोहरा रहे हैं, अब की बार 300 पार। राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल बड़ा सीधा सवाल है, कौन बनेगा यादव लैंड का किंग और दूसरा तीसरे चरण में अपना किला इस बार कैसे बचाएंगे अखिलेश यादव, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में, 3 चुनाव में बचा नहीं पाए थे। राष्ट्र की बात में जल्दी से मेहमानों से परिचय करा दूं। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से के शर्मा जुड़ रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पे आ गए हैं। समाजवादी पार्टी से यहां अभिषेक सोम स्टूडियो में आ गए हैं। कांग्रेस की तरफ से शुचि विश्वास हैं और मेरे साथ आशुतोष जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, और संगीत रागी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, राजनीतिक विश्लेषक और संघ के विचारक। दोनों मुस्कुरा रहे हैं, बहुत बढ़िया, स्वागत है दोनों का। अभिषेक, आपसे शुरू करेंगे आज। मतलब ये दावा अखिलेश यादव का 2 चरणों में 100, तीसरे चरण में और आगे और चौथे चरण तक बहुमत, इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि इस बार तीसरे चरण में आप अपना किला जो आप पिछले 3 चुनाव में बचा नहीं पाए थे वो बचा लेंगे। किस आधार पे आप ये बात कह रहे हैं? देखिए मानव जी, ये साइकिल की आंधी ही है। भाजपा सरकार में जो नौजवानों के साथ अत्याचार हुआ है उनको रोजगार कहाँ मिल पाया है, किसानों के साथ अत्याचार हुआ, उनको कुचलने का प्रयास किया गया, कुचला गया, और तमाम मजदूरों के साथ जो अन्याय हुआ, तो ये उस चीज का एक आक्रोश है, जनता के अंदर आक्रोश है। आप देख लीजिए, कानून व्यवस्था को देख लीजिए। मतलब आप कह रहे हैं कि हर चरण में मुद्दे एक ही हैं? बिल्कुल। हम तो ये मान रहे थे कि यादव जिस इलाके में ज्यादा रहते हैं वो तो आपका गढ़ होगा, वो तो आपको ये मानकर चलना चाहिए कि यादव है, वोट तो देंगे ही देंगे। देखिए, जो 2022 का जो चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये एक विकास का चुनाव है। ये विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और 2017 में भी हमने विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा था, पर तो हार गए थे। जनता, देखिए 14 में भी लड़ा था, हार गए थे। भारतीय जनता 19 में भी हार गए थे। देखिए मानव जी, हम तो विकास करते रहे 2012 से 17 तक, और भारतीय जनता पार्टी दंगे कराने का प्रयास नहीं, लेकिन आप तो बोलते थे काम बोलता है, आप हार गए थे। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि आपको ये भरोसा क्यों है कि जो आपका किला आपके हाथ से खिसक गया था पिछले चुनाव में, इस बार आ जाएगा वापस? देखिए, जिन 16 जिलों की 59 सीटों में वोटिंग है 20 तारीख को, 3 दिन बाद, उनमें आपका गढ़ है ना, ये एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ये सारे आपके गढ़ हैं। देखिए मानव जी, जनता को समझ में आ गया है, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार जनता है। वो हिंदू, मुसलमान और मंदिर, मस्जिद, इन तमाम मुद्दों में नहीं भटकना चाहती है। उनको विकास चाहिए, और धर्म के आधार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ये दो दल हैं, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। इन दोनों में फर्क क्या है आप बताइए? दोनों तोड़फोड़ की राजनीति करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते हैं घर वापसी करा देंगे, धर्मांतरण करा देंगे, तमाम वगैरह वगैरह बात करते हैं। इस बार चाचा की वापसी से कुछ राहत महसूस की होगी समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने। शिवपाल यादव इस बार साइकिल के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार तो बड़ा नुकसान हुआ था इसी झगड़े से। देखिए, वो पूजनीय है, और जल और कुल कब एक हो जाए कुछ पता नहीं। ये तो एक ऐसे लोगों को हटाने के लिए, देश को बचाना है, उत्तर प्रदेश के युवाओं को सुरक्षित रखना है, उनको रोजगार दिलाना है,
तो ये किसान मजदूर को न्याय चाहिए। क्या मुलायम सिंह यादव की अभी भी पैठ है इस यादव लैंड में? मुलायम सिंह यादव की फॉलोइंग है नेताजी की? देखिए, वो जनता के नायक हैं। उत्तर प्रदेश के हर किसान मजदूर नौजवान के वो नायक हैं और उनको सम्मान मिला है। समाजवादी सरकार में हर गरीब की सुनवाई हुई है। आप देख लीजिए, ये लोग तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, ये उद्योगपतियों की सरकार है साहब। अच्छा, अखिलेश यादव मजदूरों को अखिलेश यादव कितनी सीटों से जीतेंगे, कितने मतों से जीतेंगे अपना चुनाव करहल से? क्योंकि एसपीएस बघेल जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम पर हमला करवाया जा रहा है, हमारी सभाओं में दंगे करवाए जा रहे हैं जानबूझकर, सिर्फ इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, अपनी सीट भी उनकी फंस गई है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का खुद का षड्यंत्र है और केंद्रीय मंत्री के ऊपर कोई बताइए कितनी, मतलब ये शर्मनाक बात है। हम तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, कार्रवाई करिए, उठाइए कौन लोग थे, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या पता वो कितने वोटों से जीत रहे हैं अखिलेश? देखिए, प्रदेश की सबसे बड़ी जीत होगी माननीय अखिलेश यादव जी की, और करहल से हम लोग ये पूरी जनता ने सुनिश्चित कर दिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने, समाजवादी सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश के हर नौजवान मजदूर किसान का विकास होगा। और ऐसा नहीं है, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो आप देखिए उद्योगपतियों का विकास हुआ है, गरीबों का शोषण हुआ है, गरीबों के हक मार के उद्योगपतियों को फायदा दिया गया है। हम इस बात के खिलाफ है, इसीलिए जनता हमारे साथ है। ये जनता का आक्रोश है। के शर्मा, यादव लैंड, मुझे लगा शायद वहां कुछ अलग मुद्दे होंगे, पर समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और उनके प्रवक्ता यहां बैठे हैं अभिषेक, वो कह रहे हैं मुद्दे पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही हैं, न जाति न धर्म, कुछ नहीं चलने वाला इस बार। सारे मुद्दे सरकार के खिलाफ आम आदमी से जुड़े हुए हैं और वही आपको ले डूबेगा तीसरे चरण में भी। के शर्मा, मानक जी कह तो ये ठीक रहे, क्योंकि समस्या ये है समाजवादी पार्टी के सामने कि उनके पास कोई मुद्दा है नहीं इस चुनाव। इसीलिए अखिलेश यादव के आप सारे भाषण सुन लीजिए, वो मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं, सियानी बिल्ली खम्मा नोचे की तरफ बौखलाए हुए हैं। कहीं कुछ बोलते हैं, पुलिस को कहीं गाली दे रहे हैं, कहीं किसी को धमकी दे रहे हैं। मुझे आज प्रसन्नता, मैं कम से कम समाजवादी पार्टी के लोगों को इतना जरूर कहूंगा कि आज मुलायम सिंह जी जो है आए, उन्हें देखा, अच्छा लगा मन को कि, लेकिन एक दुख भी हुआ कि मुलायम सिंह जी अस्वस्थ चल रहे हैं कई दिनों से। भगवान उनको दीर्घायु दे, अच्छी बात है, लेकिन आज उन्हें क्यों लाना पड़ा ऐसी परिस्थिति? क्यों लाना पड़ा अभी करहल? ये तो इनकी कहते हैं कि हमारी पुश्तैनी सीट है, ये सीट है, वो सीट है। यहीं अखिलेश यादव बोल के गए कि मैं एक बार आऊंगा, इसके बाद मैं आऊंगा नहीं यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज वहीं घूम रहे हैं चारों तरफ। क्यों लाना पड़ा? ये दिखला रहा है कि इनकी बौखलाहट, इनकी हताशा, इनकी निराशा। बघेल साहब के ऊपर जो हमला हुआ उस पर ये कह रहे हैं कि आप तो जांच करें, तो साफ वहां दिख रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग मारपीट करते हुए, और उन पर केस भी हुआ है, वो ऐसा नहीं है। तो ये सब चीजें सारा अब आप भी कैसा तर्क दे रहे हैं के शर्मा? मुलायम सिंह यादव क्यों नहीं आएंगे भाई प्रचार करने? आपके सारे नेता प्रचार करने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव को क्यों नहीं लाएंगे प्रचार करने के लिए? बिल्कुल आना चाहिए। मैंने धन्यवाद दिया सर। हाँ नानक जी, मैंने धन्यवाद दिया हाँ कि आप लेकर उनको आए। मैं तो धन्यवाद दिया कि ऐसी स्थिति में कि वो एकदम बीमार स्थिति पर है, कई दिनों से सबको पता है, लोग उनको देखने गए हॉस्पिटल में। आप यदि उनको लेकर आए तो मैं यही तो प्रश्न उठा रहा हूं कि क्यों लाना पड़ा? करहल में आपकी हालत वहां खराब है ना, आप और कहीं उनको नहीं ले जा पाए। अच्छा, 2 चरण 3 चरण, इवन कि उनके जन्मदिन के समय उनको बोलने नहीं दिया इसी लखनऊ में माइक छीना आपने उनसे। आज क्यों लाना पड़ा करहल के अंदर में? आप, मैं ये प्रश्न कर रहा। नहीं, आपका पॉइंट सिर्फ करहल तक सीमित है या फिर आप ये कह रहे हैं पूरे यादव लैंड में अखिलेश यादव की जमीन खिसक रही है और इसीलिए मुलायम सिंह यादव को लाए हैं? देखिए, आप ये 2 चरण के बाद इनको स्पष्ट हो चुका है कि हम कहीं नहीं ठहर रहे, और ये उदाहरण भी स्पष्ट है क्योंकि पूरे प्रदेश में मैंने सभी को पता है कि सपा गुंडों की पार्टी है।
दंगाइयों की पार्टी है, माफियाओं की पार्टी है, तो उनको फिर से यदि हम जिता के लाएंगे तो फिर से इस देश में, यहां पर प्रदेश में फिर वही अवैध वसूली, वही गुंडागर्दी, वही छेड़खानी, वही मारपीट, वही माफिया का फिर से जमीनों पर कब्जा, ये सब कुछ चालू हो जाएगा। तो पूरे प्रदेश का मुद्दा ये है, पूरा प्रदेश ये जानना चाह रहा है कि यानी ये समझ रहा है कि आज जो हमें मुक्ति मिली थी 2017 में एक गुंडा और माफियाओं की सरकार से, वो पुनः न लौटे उत्तर प्रदेश। इसलिए पूरे प्रदेश से अब इनको समझ आ गया है कि हम जो है, जहां इनको बड़ा चाहत था कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ कर लेंगे, उसके बाद भी बहुत कुछ कर लेंगे ब्रज क्षेत्र में, तो वहां से इनको हासिल कुछ नहीं हुआ और इधर आते आते तो कुछ बचे ही नहीं है। इधर क्या करेंगे? ये तो पिछले 2014 का रिजल्ट देख लीजिए, 2017 देख लीजिए, 2019 देख लीजिए, आने वाले चरण में तो इनके हाथ में कुछ है ही नहीं। अच्छा, तो अपना थोड़ा सा एक दावा भी बता दीजिए। के शर्मा, अमित शाह ने 300 पार का नारा तो दोहरा दिया, लेकिन पहले, दूसरे, तीसरे चरण के बारे में डिटेल में स्पेसिफिकली कुछ नहीं कहा। मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं, क्योंकि आप तो बड़ी बेबाकी से खुल के बोलते हैं। थोड़ा बताइए ना, पहले चरण, दूसरे चरण में कितनी सीटें जीत रहे हैं, और तीसरे चरण में जहां 59 सीटें हैं उनमें से कितनी जीत रहे हैं? मानक जी सुन ली, मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 1.5 महीने से उत्तर प्रदेश में हूं। आज भी आपसे डिबेट में काशी में बैठ के कर रहा हूं। मैं 1.5 महीने से उत्तर प्रदेश में ही प्रवास कर रहा हूं, और अभी रहूंगा भी जब तक चुनाव रहे। मेरा प्रभार ही है यहाँ, तो मैंने पूरा उत्तर प्रदेश भी घूमा है ढंग से, और देखा भी है और समझा भी है। इसके आधार पर अपनी बात बता रहा हूं। ये कहना ठीक है, हमने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि 300 से हम ऊपर सीट लेकर आएंगे। हाँ। मैं चरण बाई चरण आपको ये नहीं कहना चाहता कि कितनी सीटें, इस तरह का ब्रॉडकास्ट करना कोई उचित नहीं होता, वो इन लोगों को मुबारक हो। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो ट्रेंड हमने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा है, ये जो पिछले साल 2017 का जो चुनाव था, ये उसी ट्रेंड पर चुनाव चल रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने 2 बातें तय की, जहां जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को त्याग कर उन्होंने विकासवाद की राजनीति को अपनाया, और हम विकासवाद की राजनीति पर ही, विकास के आधार पर ही वोट की बात कर रहे हैं। और जनता ने हमें 2014 में भी आशीर्वाद दिया, 2017 में भी दिया, और 2019 में भी दिया। उसी तरह 2022 में भी हमको आशीर्वाद। के शर्मा, आपने लगातार यूपी के चुनाव में, लगातार प्रचार में आपने ये मुद्दा बनाया, यादव डोमिनेंट कास्ट है, समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी है, छोटी जातियों को ये एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको दबाते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। लेकिन अब लड़ाई यादव लैंड में आ गई है, और अखिलेश यादव ने जो एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की है, उसे आप जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। के शर्मा, अखिलेश यादव को पिछली बार पारिवारिक कलह का जो नुकसान हुआ था, इस बार वो पिताजी को भी ले आए, चाचा को भी ले आए, और बता रहे हैं कि इस बार हमारा पूरा यादव परिवार एक है, ये गढ़ हमारा है, यादव लैंड। अब यहां आकर क्या कहेंगे आप, जहां एक एक सीट पर 1,30,000, 1,20,000, 70,000, 80,000, 1,40,000 इतने यादव मतदाता हैं, जिनको आप डोमिनेंट कास्ट बताते आए हैं। के शर्मा, बार बार। मानक जी सुनिए, हमने कभी ये बात जो आपने कही कि यादवों ने इसको किया, वो किया, ये हमने जाति स्पेसिफिक कभी बात नहीं की है। हमने हमेशा समाजवादियों की बात की। समाजवादी जो इनकी गुंडागिर्दी की संस्कृति है, जो अरे सपा मतलब गुंडा, ये तो आपने बोला ही है, जो अत्याचार करने पर एक ही जाति की पार्टी है, MY, मुस्लिम यादव, ये तो हमेशा बोलते ही थे। अरे सर, नहीं तो हमने लेकिन ये नहीं कहा, मैं तो आज भी कह रहा हूं आपको कि ये सपा जो है, ये तो आप पूरे देश में, मैं कह रहा हूं आप पूरे देश में एक सर्वे करा लीजिए मानक जी, कि राजनीति में गुंडागर्दी, माफियाओं को बढ़ावा देने वाला कोई एक दल है, तो मैं कहता हूं 99% वोटिंग जो यही होगी कि समाजवादी पार्टी। नहीं, लेकिन आप समाजवादी को MY बोलते थे ना, MY। उदाहरण भी दे देता हूं, आप MY कहते थे, अब आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये मुसलमानों और यादवों को गुंडा कहते हैं। मुसलमानों और यादवों को आप गुंडा कहते हैं, इसका मतलब? ना, आप अपना विश्लेषण कुछ भी लगाते रहिए, वो उसके लिए स्वतंत्र है, उसमें कोई दिक्कत है। मैं तो समाजवादी की बात कर रहा हूं। समाजवादियों की सीधी संस्कृति है। हाँ। और सीधी संस्कृति का एक उदाहरण देता हूं, यदि अभिषेक सोम उसका उत्तर दे देंगे तो मैं आज आपका
डिबेट सार्थक हो जाए। हाँ मैं इतना कहता हूं क्योंकि आज मुलायम सिंह जी को आप लेकर आए हैं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं। हाँ माननीय मुलायम सिंह यादव जी का 2012 से लेकर 17 तक सेफई में सेफई महोत्सव मनाकर करोड़ों रुपए खर्च होते थे। उनके जन्मदिन में करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च होते थे। हम बार बार प्रश्न उठाते थे कि ये पैसा कहां से आता है। ये कहते थे कि हमारे कार्यकर्ता पैसा देते हैं, ये देते हैं। हम इनको आरोप लगाते थे कि आप सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार करते हैं, आप गुंडा टैक्स वसूलते हैं। तो ये आपको याद होगा आजम खान ने क्या क्या कहा था। आजम खान ने तो यहां तक कहा कि ये विदेश से कहां से पैसा आता है। मैं आज उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन 2017 के बाद ऐसा क्या हुआ मानक जी, वही मुलायम सिंह यादव बेचारे और दीर्घायु हो, उनका जन्मदिन आप नहीं क्यों मनाए। लाए बताइए अभिषेक। फिर से अभिषेक फिर जवाब दे रहे हैं महोत्सव आपका। बंद हो गए। अभिषेक जवाब दे रहे हैं। के शर्मा रुक जाइए। गुंडा टैक्स वसूलते अभिषेक बोलिए। थे। के शर्मा कह रहे हैं आप आप जो मुलायम गुंडा सिंह टैक्स यादव को वसूल- इसीलिए लाए सुन लीजिए, क्योंकि सुन यादव लीजिए। लैंड में एक- करहल एक- में एक भी मिनट। अखिलेश आप यादव जो फंस गुंडा गए। टैक्स वसूलते थे वो आप वसूल नहीं मुझे पाए। लगता है हमारे बड़े भाई हैं और शर्मा जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पहले तो इस तरह के शब्दों को थोड़ा सा संयम बरतें कि समाजवादी पार्टी को आप जो इस तरह से संबोधन कर रहे हैं वो गलत है। और मैं कहता हूं कि वो आप तो हर रैली में देख कर रहे हैं। लीजिए। नहीं, हर बिल्कुल पब्लिक गलत रैली है। में वो तो पीएम सीएम नहीं, अमित बिल्कुल। शाह सब बोल रहे हैं। देखिए मानक जी, भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखला गई है कि माननीय प्रधानमंत्री सहारनपुर जाते हैं और कहते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं, मुद्दों पे बात नहीं करते हैं, कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं आई तो जम्मू कश्मीर बन जाएगा, ये केरल बन जाएगा, पश्चिम बंगाल बन जाएगा। तो ये इनकी बौखलाहट, ये जवाबदेही है कि ये हार रहे हैं। जनता ने इनको नकार दिया है। आप जनता के बीच में अगर काम करते तो आप अपने कामों के आधार पर वोट मांगते, पर आपके पास कोई मुद्दे नहीं है और इस तरह के भाषण देके मुलायम को क्यों लाए? नहीं, देखिए, बता दीजिए, जवाब वो दे दीजिए, जनता- पूछ रहे हैं। वो जननायक है, वो तो आपके भी नेता हैं। अब से पहले नहीं लाए, पहले दूसरे चरण में नहीं मैं लाया। तो कहता हूं भारतीय जनता आप पार्टी दो के भी चरणों नेता में उनको सम्मान करते हैं। अभिषेक आप उनको 2 चरणों में नहीं लाए, सेफई आप उनको महोत्सव क्यों तीसरे नहीं चरण मनाए? में क्यों लाए? देखिए यादव लैंड में देखिए मानक जी, वो समाजवादी पार्टी के नेता नहीं, नहीं, भारतीय और जनता सेफई पार्टी महोत्सव के क्यों भी नहीं मन रहा है, ये नेता भी भी बता उनको दीजिए। अपना आदर्श नहीं, मानते सेफई हैं, महोत्सव उनका का भी सम्मान चाहिए। करते हैं, तमाम दलों के नेता अरे क्या नेता उनका अच्छा, मुलायम सम्मान सिंह करते यादव हैं। क्या सिर्फ इधर यादव लैंड के नेता हैं क्या? नहीं, वो तो जनता के जननायक है। मैं तो फिर कहता उनको हूं, तीसरे वो तो चरण में हिंदू, क्यों लाए? मुसलमान, पहले क्यों सिख, नहीं ईसाई लाए? सबके नेता हैं। के शर्मा कह रहे हैं पहले क्यों नहीं लाए, तीसरे में क्यों लाए? देखिए ऐसा नहीं है, वो कुछ स्वास्थ्य कारण की वजह से नहीं, उनको सेफई महोत्सव भी पहले पूछिए, पहले सेफई चरण महोत्सव में क्यों और नहीं दूसरे मना रहे चरण में 5 उनका साल से? आगमन नहीं हो पाया है। पर मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, ये राम की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं। देखिए नरसिंहानंद सरस्वती क्या कहते हैं, ये डासना मंदिर के जो महंत हैं, अरे कहां जा रहे हैं वो किस तरह की भाषा प्रयोग करते हैं। तो ये सब जितने भी ये भारतीय जनता पार्टी अच्छा, की जो सफाई पे भी नीतियां पूछ हैं, रहे हैं, वो कुछ कहना चाहेंगे उस पर? आप सफाई महोत्सव क्यों नहीं करवा रहे हो, पूछ रहे हैं। देखिए ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उनका एक वो था, उनके प्रति समर्पण भाव था, उनका उद्घोष करते थे, उनका महिमा मंडन करते थे। इसमें क्या गलत है? अगर उनका जन्मदिन हम खूब हर्षोल्लास से मनाते हैं तो इसमें क्या गलत है? हमारे नेता हैं, हम मनाएंगे, बिल्कुल आगे भी ओके, ऑल राइट, मनाएंगे, बिल्कुल मनाएंगे। शुचि विश्वास, उसके बाद आ रहा हूं आशुतोष और संगीत रागी। एक सेकंड का जवाब। अच्छा जल्दी से के मानक शर्मा, जी, हाँ मानक जी, बोलिए। एक सेकंड हाँ का जल्दी जवाब से बोलिए। हाँ एक सेकंड, बोलिए। 1 सेकंड का जवाब। बस मैं ये कह रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का मन था, तो पिछले 5 साल से क्या हुआ कि कार्यकर्ताओं का मन हट गया अपने नेता से? देखिए 5 साल से आप क्यों नहीं मना रहे? देखिए, जब दूसरा, आप आपकी तुष्टिकरण की बात तानाशाही कर रहे हैं, तो मैं सरकार, मुझे करके दंगे की बात, तानाशाही एक फुट आपको सरकार बता देता अगर हूं। निर्मम आपके लोगों, नेता का- एक मिनट, बेकसूर आपने लोगों बोला, मैं की बीच में निर्मम बोला, हत्या प्लीज, करने लगे, प्लीज, प्लीज, सहारनपुर ऐसा से मत लेके आप कीजिए। देख आप बीच लीजिए में मत बोलिए, अच्छा 41 नहीं। दिन से अच्छा नहीं, दीपक शर्मा अच्छा नहीं है। का अपहरण हो मानक जी, चुका मना है, कीजिए, मानक जी, उसको मना पुलिस कीजिए। अभी तक उसको ढूंढ नहीं मानक जी, पाई मना है। कीजिए, मैंने विवेक अपनी तिवारी बात की खत्म हत्या कर दी। होती है, गोपाल सिंह सोम की हत्या मैं होती है, केवल मुझे प्रदीप बात सिंह खत्म तोमर करनी की है। निर्मम मानक हत्या जी, होती है। तो आप बताइए, हम लोग तो कहां से कहां जा रहे हैं? ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम मानक जनता जी, की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार बनेगी, फिर दोबारा मानक सफाई जी, महोत्सव अरे बहुत बढ़िया, ये लीजिए मनाएंगे। के शर्मा, हो बिल्कुल गया ऐलान। मनाएंगे। के शर्मा, हो गया ऐलान। आप देश पूछ रहे का थे क्यों नहीं सबसे कर रहे बड़ा सफाई महोत्सव? बनाएंगे। ओके अभिषेक, के शर्मा सुन लिया आपने? क्या? ये कह रहे हैं समाजवादी सरकार आएगी और अगली बार से फिर बनाएंगे सफाई महोत्सव, बोले? आपके जले पर नमक छिड़केंगे। और बोलिए, और क्या सुनना है आपको? देश का सबसे बड़ा महोत्सव बस। होगा, बिल्कुल मनाएंगे। नेताजी का आपको जन्मदिन बताता हूं, क्यों? बहुत हर्षोल्लास क्यों? से मनाएंगे, सुनिए, जिसमें सुनिए, करोड़ों सुनिए, लोग शामिल होंगे। आप भी आमंत्रित हैं,
माननीय प्रधानमंत्री जी भी आमंत्रित है, सब आइए, आप भी उसमें शामिल होइए, बड़े अच्छी बात है। बोलिए के शर्मा, बोलिए, स्वीकार करिए चुनौती। नहीं, बिल्कुल मानक जी सुनिए, बिल्कुल इन्होंने जो है समाजवादी पार्टी के अभिषेक सोम ने बिल्कुल सही बात की। यही तो मैं कह रहा था कि जब आपकी सत्ता आती है तब आप जो गुंडा टैक्स वसूलते हो, जो भ्रष्टाचार करते हो, जो आप जो है कारोबारियों से, छोटे बड़े कारोबारियों को धमका के पैसा लेते हो, उसके बल पर आप मनाते थे और वही करोगे। आप उसी भ्रष्टाचार के पैसे से उसको फिर मनाओगे, या दावे से कह रहे हो। आप अपने संस्कृति का परिचय भी दे रहे हो और तुष्टीकरण तो आपकी सरकार ने दिया है साहब, मुजफ्फरनगर परिचय आपकी सरकार ने दिया है। ऐलान किया, तमाम सुप्रीम कोर्ट ने कहा सफाई से आगे, सफाई से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप कहते हैं आप शुचि विश्वास, ओके, शुचि के पास जा रहा हूँ, शुचि के पास जा रहा हूँ। क्रांतिकारी लोग, ओके अभिषेक, ओके के लिए काम, ओके रुकिए, हो गया, ऑल राइट, ओके। लेकिन अरे ओके, आप बड़ा क्लियर आपने जवाब दे दिया कि आएगी सरकार तो फिर होगा सफाई महोत्सव। शुचि विश्वास, ये चन्नी जी के बयान के बाद आपको डर है कि तीसरे चरण में आपको नुकसान हो सकता है? चन्नी जी जब बोले थे कि यूपी बिहार के भाइयों को पंजाब में मत आने दो। शुचि, देखिए, डर का कहीं कोई प्रश्न नहीं है। कांग्रेस वह पार्टी है जिसने दशकों तक भारत में अपनी सेवा दी है। ये बात अलग है कि अब जो राजा सत्ता में है वो आत्मबुद्ध और अहंकारी है। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि 1.5 महीने से उत्तर प्रदेश में है प्रभार है। उत्तर प्रदेश की आत्मा को शायद आप समझते नहीं है। यदि समझते तो आप, सरकारी पैसे का भी उन्होंने जिक्र किया, पीडब्ल्यूडी से 40 लाख रुपए तो लेकर रैलियां तो आप ही आयोजित कर रहे थे, सरकारी बसें भी आप ही बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं, और सरकार की मशीनरी से धन उगाही भी आप ही कर रहे हैं। और आप ही की उत्तर प्रदेश की सरकार में वसूली का स्थान कहां पर है? कहिए तो नाम से भी बताएं कि ओरिजिनली सीएम कौन था और सुपर सीएम कौन था। दूसरा, उन्होंने कहा कि समाजवादी मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, मगर मुझे भारतीय जनता पार्टी को आभार व्यक्त करना चाहिए, वो लगातार मुद्दों पर बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय टीवी पर बताते हैं 80-20 एकदम मुद्दे पे, फिर गर्मी चर्बी और फिर शरिया। उससे भी तसल्ली ना हो तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ना संयम न मर्यादा, कभी तमंचावादी, कभी नमाजवादी, कभी परिवारवादी, लेकिन मुद्दे हैं कहाँ? मुद्दे तो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी का पुलिंदा है। मैं अभी तो यही पूछ रहा था शुचि आपसे। शुचि एक सेकंड, फॉरेन पॉलिसी पर कभी नेशनल सिक्योरिटी पर बात करिए, कभी उत्तर प्रदेश में रोजगार की स्थिति शुचि, मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा था, मैं कभी नहीं रोकता, आप अक्सर अपनी बात पूरी करती हैं, लेकिन आज मुझे आपको रोकने का मन एकदम से किया, और वो इसलिए किया, शुचि आपने जवाब नहीं दिया। मैं पूछ रहा हूं कि आपके मुख्यमंत्री पंजाब के जब यूपी बिहार के लोगों के लिए कहते हैं कि यूपी बिहार के भाइयों को पंजाब में मत आने दो, चन्नी जी को आज स्पष्टीकरण देना पड़ता है, उसके लिए प्रियंका गांधी को सफाई देनी पड़ती है, आपको डर नहीं है कि यूपी में नुकसान हो जाएगा इस चुनाव का? यूपी बिहार के भाइयों को पंजाब मत आने दो, कैसा बयान है ये, और वो भी चुनाव के बीचों बीच? देखिए मानक जी, कल आपके चैनल पर इसी वक्त इसी विषय पर डिबेट हो चुका था, अतः और मेरा समय भी काफी सीमित होता है और मैं विषय पर हमेशा केंद्रित रहती हूं, तो कल मैं इस बात का प्रत्युत्तर दे चुकी थी, किंतु चूंकि आपने अवरोध किया तो मैं पुनः बता देती हूँ। चन्नी जी ने इस परिप्रेक्ष्य में यह बात नहीं कही। अमित मालवीय जी ने एक हिस्सा उठाकर ट्वीट कर दिया, भारतवर्ष की आत्मा को कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं समझता, कांग्रेस के पास भारतीयता का नैरेटिव है, हमें हिंदू, मुस्लिम, कास्ट, कम्युनिटी, क्रीड, रिलीजन सब कास्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में कहा कि केजरीवाल साहब या भगवंत मान साहब अपनी रैली में जो हजारों लोगों की पेट भर भर के भीड़ ला रहे हैं, उन लोगों को इंगित कर बेरोजगारी किस प्रदेश में सबसे ज्यादा है और हम किस प्रदेश के चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं वो आपको भी ज्ञात है। उस मूल्य को उन्होंने जोड़ा, जिसके बयान को तोड़ मरोड़ कर उन्होंने ऐसा कहा, ये भारतवर्ष है और हम आप सबका एक अधिकार है, हम जाके मणिपुर में चुनाव लड़े या शर्मा साहब त्रिपुरा में जाकर या फिर अभिषेक जी मिजोरम में जाकर, ये चर्चा का विषय नहीं है। और कांग्रेस हमेशा इस प्रकार की पोलराइजिंग या डिविसिव पॉलिटिक्स या स्टेटमेंट से संभावित दूरी बनाकर रखती है। अतः संतुलन और अच्छा, संयम, मतलब आप ये कह रही हैं यूपी बिहार में, यूपी बिहार दिल्ली से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता पंजाब आ रहे थे या नेता, क्योंकि चन्नी जी ने तो बाकायदा संजय सिंह और बाकी राघव चड्ढा और बाकी लोगों का नाम भी लिया है, तो उन सबको कहा था यूपी के भैये उनको मत आने दो पंजाब में, उनके लिए कहा था चन्नी जी ने, और प्रियंका गांधी ने ताली बजाई थी। नहीं, वो आपने पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, मैंने उसको पूरा सुना, उसके बाद ही मैंने कहा ना कि कल इस विषय में पूरा डिस्कशन हो चुका है। आज आप देखिए, आज आप यादव लैंड और जाट लैंड पर बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पैकअप का ये काल है।
और जितना टॉक्सिसिटी या हेट्रेड या पोलराइजेशन या डिविजन हो सकता था वो प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक। बाकी कांग्रेस का क्या महत्व है, आप प्रधानमंत्री जी का रिसेंट भाषण देख लीजिएगा, 1 घंटे 40 मिनट में 60 मिनट उन्होंने 60% भाषण नेहरू जी को समर्पित किया है। इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि कांग्रेस इस देश में संविधान की, संवैधानिक मूल्यों की या फिर संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। Okay, और एक सूत्र में इस देश की आत्मा को सिर्फ कांग्रेस ही समझती है। तो मैंने कहा इसीलिए ऐसे नहीं, मैंने देखिए, नहीं, आपने सही कहा शुचि, आपने सही कहा, कल भी इस पर डिबेट हुआ था, लेकिन आज ये पूछना जरूरी इसलिए है क्योंकि चुनाव के बीच ये बयान आया था और आज भी चन्नी जी की सफाई आई है और आज भी बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है, बाकी पार्टियां इसको मुद्दा बना रही हैं। इसीलिए मैंने आपसे पूछा, आपने जवाब दे दिया। आशुतोष और संगीत रागी, पहले आशुतोष आपके पास आ रहा हूं। आशुतोष, ये और थोड़ा सा यादव लैंड पर अगर हम फोकस करें, ये क्या हुआ यादव लैंड, कैसे समाजवादी पार्टी के हाथ से 3 चुनाव से निकल गया और इस बार क्या वाकई रियलिस्टिक लगता है आपको अखिलेश यादव की ये उम्मीद कि इस बार वो अपना गढ़ बचा लेंगे? आशुतोष मानक, अब ये तो 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा दरअसल कितनी सीटें किसको मिलेंगी, लेकिन आज की तारीख में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तीसरा फेज बहुत ही मुश्किल होने वाला है। जैसा कि पहला और दूसरा फेज था, और भारतीय जनता पार्टी इसको माने या ना माने एक अलग तरीके का सवाल है। अगर आप इस क्षेत्र को बहुत ध्यान से देखते हैं तो ये वो क्षेत्र है जिसमें भारतीय जनता पार्टी 2012 में 32% वोट लेकर आती है, 2017 में 30% वोट लेकर आती है, और ये 30% 32% भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के लिए एक हायर वोट परसेंटेज है। इसका मतलब यह कि इस इलाके में उनका वोट शेयर बहुत इंटैक्ट है, बहुत स्ट्रांग है। हाँ, जब भारतीय जनता पार्टी जो 2017 में जब वो 44% वोट लेकर आती है तो जाहिर सी बात है उस पूरे इलाके को स्वीप करती है, लेकिन 2012 में इसी इलाके में भारतीय जनता पार्टी 17.4% वोट लेकर आती है। इसका मतलब यह कि भारतीय जनता पार्टी का वोट असेंबली इलेक्शन से वॉलेटाइल है, वो कभी 17% रहता है तो कभी 44% रहता है। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात इस सवाल को लेकर यह है, कभी मैं पूरी बातचीत को सुन रहा था, मुझे लगता है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश यह है कि वो ये साबित करे कि एंटी इनकम्बेंसी दरअसल अखिलेश यादव के खिलाफ है। और हकीकत यह कि चुनाव 2017 में नहीं 2022 में हो रहा है। अगर 2022 में चुनाव हो रहा है तो 5 साल में जो पिछली भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है वो उस पर वोट पड़ने वाला है। लोगों ने 2017 में अखिलेश यादव की सरकार को रिजेक्ट कर दिया, उनकी सीटें 212 से घटा के 44 सीट ले आए, इसलिए क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लग रहे थे उस पर जनता ने विश्वास किया कि नहीं भाई इन्होंने गलत किया। अब 2017 से 2022 के बीच का चुनाव है, इस 2022 में किस पार्टी ने कितना परफॉर्म किया है इस पर फैसला होना है। फैसला इस पर होगा कि हाथरस में क्या हुआ, फैसला इस पर होगा कि सेंगर ने क्या किया, फैसला इस पर होगा कि गोरखपुर के अंदर कैसे घर के होटल के अंदर घुस के पुलिस वालों नहीं, लेकिन आशुतोष, लेकिन सारी पार्टियां अपना पुराना रिकॉर्ड तो बताती ही हैं और दूसरी पार्टी का पुराना रिकॉर्ड भी बता दी। आप बिहार देख लीजिए, बिहार में नीतीश कुमार आज भी 90s और 2000 के शुरू वाला जंगल राज आज भी याद दिलाते हैं। पिछले 2-3 चुनाव लगातार इसी दम पर वो जीतते आए हैं। दिल्ली में कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार ने कितना बढ़िया किया 3-4 चुनाव में, वो आज भी बार बार वो याद दिलाते हैं। तो उसी तरह बीजेपी, समाजवादी पार्टी का पुराना शासन जब वो सरकार में थे तो क्यों नहीं याद दिलाएंगे? नहीं, मैं कहता हूं कि अगर विकास की पॉलिटिक्स हो रही तो विकास पर बताइए ना कि पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश में कितना बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा, जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना बढ़ा, इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए ना। इसका भाई उसकी चर्चा करिए। लेकिन सवाल यह है कि देखिए, एक चीज मैं बहुत गंभीरता के साथ इसको कहना चाहता हूं, मुझे लगता है कि इस देश के अंदर जब कोई ओबीसी चीफ मिनिस्टर बनता है तो उसकी सरकार को जंगल राज, गुंडा राज, माफिया राज, तमंचा राज कहना बंद करना चाहिए। लालू प्रसाद यादव की सरकार को जंगल राज कहा जाता है, मुलायम सिंह यादव की सरकार को माफिया राज कहा जाता है, मायावती की सरकार को एक मिनट शर्मा जी आप चुप रहे। शर्मा जी आप अपना मुंह बंद रखें, मैंने कृपया करके आप शांत रहें। मानक इनको शांत एक एक करके वन बाय वन के शर्मा आपको मौका दूंगा जवाब देने का मौका दूंगा मैं आपको, आप बोलिएगा एक एक करके वन बाय वन। हाँ आशुतोष कंप्लीट करिए आप। हाँ कंप्लीट मैं उनमें से नहीं हूं जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से मैं डर जाऊंगा, इनको बोलिए शांत रहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर ये परंपरा हो गई है कुछ पार्टी विशेष और जाति विशेष के लोगों की कि अगर ओबीसी का कोई आदमी या बैकवर्ड या दलित समाज का अगर कोई आदमी अगर मुख्यमंत्री बनता है या बड़े पद पर बनता है तो फौरन उसको गुंडा राज, माफिया राज कह दिया जाता है। यह प्रवृत्ति गलत है। आप एमवाई क्या कहना चाहते हैं कि क्या इस देश के अंदर मुसलमान एंटी नेशन है? क्या इस देश के यादव जो है वो गुंडा है?
या लालू प्रसाद यादव को आप गुंडा क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या अकेले भ्रष्टाचार, क्या इसके पहले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी थी, या बिहार की स्थिति बहुत अच्छी थी जब जगन्नाथ मिश्रा का शासन में हुआ करता था? क्या नीतीश कुमार के समय में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है? तो ये जो टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी को बदलने की जरूरत, क्योंकि इससे समाज बंटता है, समाज में विभाजन होता है। ओके, संगीत रागी, ऑल राइट। संगीत रागी, पहले आशुतोष की बातों का ही जवाब दे दीजिए कि ओबीसी वाले जो मुख्यमंत्री होते हैं, के शर्मा एक सेकंड, जरा संगीत रागी बोले नहीं है, वो बोलने में आपको मौका दूंगा जवाब देने का। संगीत रागी कि ओबीसी मुख्यमंत्रियों वाले राज्यों को जानबूझकर जंगल राज, गुंडा राज कहा जाता है। संगीत रागी, ऐसे लोगों को बताना ही पड़ेगा। के शर्मा प्लीज, वन बाय वन मैं आपको मौका दूंगा जवाब देने का। आशुतोष ने अपनी बात कही, आप भी अपनी बात कहिएगा, एक दूसरे पर टिप्पणी करने की बजाय मुद्दे पर बोलेंगे। संगीत रागी बोलिए। अरे तुम कितने तमीज वाले हो, अरे खा के बाहर आए थे ना। नहीं, वन प्लीज, नो पर्सनल कमेंट, प्लीज। हाँ, संगीत रागी बोलिए। मानक जी, हाँ, लालू प्रसाद यादव की सरकार को गुंडा राज, जंगल राज माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था, पटना की उच्च न्यायालय ने कहा था। ये पटना के उच्च न्यायालय की टिप्पणी थी। और आशुतोष शायद जानते हैं, हम तो बिहार से रहते हैं, कि जब लालू जी की सरकार थी तो 9 बजे के बाद बहू बेटियां, ये कहा जाता था कि 8 बजे शाम होने के पश्चात आप पटना की शहरों में आप नहीं निकल जाएं। बच्चा यदि लालू, प्रतिदिन बच्चों का अपहरण होता था आशुतोष जी, और कहीं खोज वही नहीं मिलती थी, मुख्यमंत्री के कार्यालय उसको ढूंढता था, जब गवाही वहां जाती थी तब वहां से मिलती थी। यदि आप ही के तर्क को मान ले तो ये तर्क तो ये भी दिया जा सकता है ना कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए आप जैसे लोग और तथाकथित लोग जो हैं वो उनके खिलाफ ये पूरा अभियान छेड़ रखे हैं, क्योंकि मुसलमान जो है वो घृणा लिए है भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए आप नरेंद्र मोदी के प्रति सारा घृणा का संचार करते हैं। एक और बात बताना चाहता हूं, आंधी जब आती है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, आंधी आती है तो साइकिल दौड़ती नहीं है, साइकिल उलट जाती है। आंधी साइकिल की नहीं होती है। और पिछली दफा भी आंधी जब आई थी नरेंद्र मोदी की सरकार की, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊंगा। आज मेरी स्टूडेंट पूरा का पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश का दौरा करके आई है। वो चुनाव के दौरे के लिए नहीं गई थी, वो अपने मुजफ्फरनगर दंगे के सिलसिले में रिसर्च करने के लिए, फील्ड वर्क के लिए 1 महीने से थी। और मैंने उससे पूछा कि जाट लोग किधर वोट कर रहे हैं। उसने कहा, सर मैं गांव में घूमी हूं, जाकर के आई हूं, जाट लोग कुछ को छोड़ दीजिए तो मेरा अपना आकलन है कि 36 से 38 सीट से कम भारतीय जनता पार्टी को नहीं आ रही। वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है। देखिए, रही बात बड़े लोगों की बात करने का, धर्म के नाम पर राजनीति करने का, देखिए ये बड़ी बातें बहुत अच्छी लगती है, विकास का मुद्दा होना चाहिए था। लेकिन आशुतोष जी, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। आप इसी वैचारिक विमर्श में आप यादव, ओबीसी, ये सारी चीजें आप कर रहे हैं। मजदूरों, विकास के मुद्दे पर समाजवादी नहीं, संगीत रागी, आप तो खुद कहते थे ना समाजवादी पार्टी एमवाई कॉम्बिनेशन के दम पर ही यहां तक पहुंची है जहां तक पहुंची है, उनका वोट मुस्लिम और यादव है, ये तो आप खुद कहते हैं। मानक जी एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए, आप चाहते हैं कि हम फॉल तो खेलें, हम जो है वो फुटबॉल के मैदान में हम लंगी मार सकते हैं, लेकिन आपसे उम्मीद हम करते हैं कि आप वो काम मत कीजिए। समाजवादी पार्टी मुस्लिमों का पोलराइजेशन करे वो जायज है, जाति के आधार पर पोलराइजेशन करे वो प्रगतिशीलतावाद है। मुस्लिम वोटों का डिवीजन जो है वो तो प्रगतिशील वोटों का डिवीजन हो जाता है, और जब हिंदू वोटों के डिवीजन को बात कही जाती है तब उसको कहा जाता है डेमोक्रेटिक बेस है, डेमोक्रेटाइजेशन है। लोग जातीय अपनी प्रतिनिधित्व और अपनी अस्मिता के लिए वोट कर रहे हैं। ये जो नैरेटिव है, ये जो विमर्श गढ़ा हुआ है,
वो हिंदू विरोधी विमर्श गढ़ा गया है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, वो बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, आशुतोष जैसे पत्रकार और इनकी मानसिकता में जीने वाले पत्रकार, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रति इनका चिढ़ है, ये हमसे व्यक्तिगत कहते हैं, मैं घृणा किसी से नहीं करता, मैं मान लेता हूं, लेकिन यह जो चिढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, वही आपके राजनीतिक विश्लेषण में भी होकर के आता है। अच्छा, तो उनकी एक और बात, 10 सेकंड और, हाँ, 10 सेकंड और मानक जी, 10 सेकंड। हाँ, अनिल अंबानी के साथ अयासी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक अयासी कौन करता था? मुलायम सिंह यादव करते थे। राष्ट्रीय सहारा के सहारा सर्वश्रेष्ठ के साथ अयासी कौन करता था? मुलायम सिंह यादव करते थे। जब सारी जगह रिलायंस के स्टोर बंद हो रहे थे, दिल्ली में बंद कर दिए गए थे, तब उत्तर प्रदेश में चालू हुआ था, तो मायावती जी की सरकार आई तब बंद करवाई। और ऑर्गेनाइज्ड गैंग में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, कोई भी समाज कॉन्फ्लिक्ट फ्री नहीं होता है, कोई भी समाज ऐसा नहीं होता है कि उसमें हिंसा नहीं होती है। सवाल है कि हिंसा के प्रत्युत्तर में स्टेट का रिस्पांस कैसा है, उसके आधार पर ओके, ऑल राइट। आशुतोष जल्दी से, आशुतोष करते हैं। आशुतोष मानक, सबसे पहले तो मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी पैनलिस्ट का नाम नहीं लिया। मेरी बात इन्हीं दो लोगों को क्यों चुभी, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। पहली बात, क्योंकि ना तो मैंने संगीत रागी का नाम लिया कि भाई आप गलत, आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं, आप आरएसएस का पक्ष रखते, मैंने तो कहा नहीं। अब इनका पूरा व्याख्यान मेरे ऊपर केंद्रित है। क्यों केंद्रित, मुझे समझ में नहीं आता। इनको मुझसे इतनी नफरत, इतनी घृणा क्यों है, अश्लीलता की हद तक मुझे नहीं मालूम। मैंने तो नहीं संगीत रागी का नाम लिया, ना मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का नाम लिया। अब मुझे एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह यादव रहेंगे तो जो जंगल राज हो जाता है। हाथरस के अंदर एक दलित की बेटी को जिंदा जला दिया, रात को उसके साथ बलात्कार होता है, बलात्कार होने के बाद बिना उसकी मां बाप को बनाए मिट्टी का तेल लगाकर उसको जिंदा जला दिया जाता है, जो उसको जलाया जाता है। क्या ये जंगल राज नहीं है? गोरखपुर के अंदर एक होटल के अंदर घुस के पुलिस वाले एक व्यापारी को मार डालते हैं, क्या ये गुंडा राज नहीं है? क्या जो दूसरे, शर्मा, क्या जो सेंगर का नेता था, उसने जिस तरीके से पूरे परिवार को खत्म, बोलिए के शर्मा, बोलिए। नहीं है क्या आप जानबूझकर सिर्फ इसलिए पिछड़ी जाति के सीएम थे लालू यादव और मुलायम सिंह यादव, इसीलिए आप उनको गुंडाराज और जंगल राज कहते हैं? देखिए, मेरा विरोध इसी बात पर था मानव, क्योंकि इनका जो पूर्वाग्रह मानसिकता है ना मोदी विरोध का, ये भूल गए इस बात को कि उसी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है जो ओबीसी, वो मुख्यमंत्री, उनको तो, और इन्होंने क्या कलंक लगाया, इन्होंने क्या बात बोली कि जब ओबीसी मुख्यमंत्री बनेगा तो वो गुंडा राज हो जाए। किसी ने कहा है शिवराज सिंह की चौहान सरकार को कि अब आप जो है राज करते हैं और वहां गुंडागिर्दी के बल पर राज करते हैं, माफियाओं का साथ देकर राज करते हैं, तब वहां कहा जाता है गुंडा राज। लेकिन इन्होंने एक जाति विशेष से जोड़ा उसको, क्योंकि इनके अंदर वो घोर मोदी विरोध मानसिकता है, उनको यहां पर बैठ के कैंपेन करना। इसलिए मैंने कहा कि ये जो है पत्रकार नहीं है, ये पत्रकार की भाषा और विशेषण नहीं हो सकता, क्योंकि इनके अंदर, ठीक कहा संगीत रागी, आपकी भाषा बोलूं, आज आशुतोष जी पर डिबेट नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं है मुझे बोलने की। सत्ता की दलाली करूंगा बैठ के, सुन लीजिए, अब आप शांत रहिए, बहुत सारे पत्रकार घूम रहे हैं, मुंह बंद करो यार, बहुत सारे पत्रकार घूम रहे हैं शहर के अंदर जो चमचागिरी, अरे वो दलाली कर ही रहे थे, सत्ता की दलाली, इसलिए आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है यहाँ पे। मानक जी, अब इनको बंद कराइए, मैं बता देता हूँ, बातें तकलीफ होती है। हाँ, सुन बहुत दलाल लीजिए, अब सुन लीजिए मानक जी, अब इनको ओके, ऑल राइट, ओके, निजी टिप्पणी नहीं के शर्मा, मुद्दे पर बोलिए और इस पर जरूर बोलिएगा, क्योंकि अब तीसरे चरण में यादव लैंड की बारी आ गई है, यहां वोटिंग होने वाली है। आशुतोष ये कह रहे हैं कि आपके हिसाब से अगर आप ये कहते हैं कि ये गुंडाराज था, आप क्या यादवों को और मुसलमानों को, जिनको आप समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बताते हैं, क्या आप उनको गुंडा कह रहे हैं? बोलिए के शर्मा, जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा है।
बिहार मैं इतना ही कह रहा हूं, मैं एक लाइन बोल के आपके विषय पे आ जाऊं। हाँ, मैं इतना ही कह रहा हूं कि ये जो कह रहा है कि दलाली करूं, ये तो सब पूरे देश ने देखा है। अरे छोड़िए ना, दलाल है ये IBN से ये दलाल है। प्लीज, ये काम जो है कैसे ये पत्रकार नहीं चाहिए, इनको बुरी बात लगती है। अरे तो पता नहीं किसने पार्टी का प्रवक्ता बना दिया। ओके, छोड़ दीजिए। संगीत रागी क्लोजिंग कमेंट। संगीत रागी। मानक जी दरअसल आशुतोष चाहते हैं कि ये जो तीसरा जो यादव लैंड जिसे आप कह रहे हैं, उसमें यादव लोग पोलराइज होकर के अखिलेश के पक्ष में मतदान करें। इनका पूरा मोटिव यही है। ये दरअसल सिट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पत्रकार नहीं है, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन इनकी वैचारिक निष्ठा कहीं और बंधी है। जब खूंटे से आदमी बंध जाता है ना, तो वो अपनी चौहद्दी तय कर लेता है। ये चाहते हैं कि इस दरमियान ये जादव जो है वो एक मुफ्त वोट करे। बस 10 सेकंड हाँ, ज्यादा नहीं दूंगा। हाँ, ये दौर निकल चुका है। नरेंद्र मोदी को आज भी यादव समाज जितना सम्मान करता है, उतना अन्य समाज सम्मान है। नरेंद्र मोदी इन सारी जातियों खूंटे से बाहर के व्यक्तित्व हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता यदि वोट करेगी तो नरेंद्र मोदी के लिए वोट करेगी, योगी के लिए वोट करेगी। एक और बात, कांग्रेस के लिए एक कहावत है अंग्रेजी में, हु दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। जो पहले से नीचे है उसका कांग्रेस कहां जाएगी? कांग्रेस इस चुनाव में कहीं है ही नहीं। तो सूची जी को मैं प्रणाम करता हूं और आशा रखता हूं कि मेरी टिप्पणी को वे अन्यथा नहीं लेंगे। जाइए, प्रणाम तो छोटा है, सिर्फ प्रणाम से नहीं है, आप भी जानते हैं। वरना मोदी जी का भाषण राज्यसभा में कांग्रेस ही आपके ताबूत की आखिरी कील होगी, ये लिख कर रख लीजिए शर्मा जी। दूसरों की ना वो तो राज्यसभा वाला मुख्य मोदी जी का भाषण सुन लीजिए। नेहरू जी सपनों में आते हैं आपके। आप कांग्रेस के आभा मंडल से कभी मुक्त नहीं हो सके, और कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना कर रहे थे। अपने भाषणों से कांग्रेस को मुक्त करिए। कांग्रेस भारतवर्ष की आत्मा है। कांग्रेस का आभा मंडल रह नहीं गया है। अभी आशुतोष जी ने बताया कि 2 ही लोगों को मेरी बात क्यों चुभी। अरे काने को काना कहेंगे तो काने को करकेगा, और सत्ता की दलाली करने के लिए बहुत सारे रागी साहब जैसे लोग हैं। आशुतोष जी आशुतोष एक निष्पक्ष पत्रकार के तौर पर नहीं है सकते। मानक, हाँ जल्दी आशुतोष, जल्दी से मानक, हाँ जल्दी। संगीत रागी एक बहुत ही निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक है, जो आरएसएस से आते हैं, सुबह उठ के शाखा में जाते और हाफ पैंट पहनते थे, अब फुल पैंट पहनने लगे हैं। ओके, मेरे पास टाइम। के शर्मा 20 सेकंड जल्दी से, लेकिन निजी टिप्पणी नहीं, मुद्दे पर 20 सेकंड। के शर्मा जल्दी से। नहीं, मैं मुद्दे पर बोल रहा हूं केवल क्योंकि उसका जवाब कांग्रेस, आपके प्रश्न का जवाब कांग्रेस की प्रवक्ता ने नहीं दिया। हाँ। और वो दे भी नहीं पाएंगी, क्योंकि आज वो उत्तर प्रदेश की जनता से ही वोट मांग रहे हैं, बिहार की जनता से वोट मांग रहे हैं। पर यही पंजाब में इनकी जो है बहुरूपियापन खुल जाता है कि ये वहां किस बात से क्षेत्रवाद का जहर भी बोते हैं। ओके। और आश्चर्य यह है कि अखिलेश इतने बड़े मुद्दे पर भी चुप मार के बैठे हैं, एक बयान आज तक नहीं दिया, न यूपी वालों के न बिहार वालों के। ऑल राइट, अभिषेक कुछ बोल दीजिए इस पर। चन्नी जी के बयान पर कुछ कह दीजिए। कांग्रेस के मुख्यमंत्री पंजाब के गलत कह रहे हैं। लोगों को पंजाब से बिल्कुल उनका गलत बयान था, और इस बात को मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता सुन रही होगी है और गलत और जवाब भी देगी। बिल्कुल जवाब देगी। ऐसा नहीं है, जो गलत है वो गलत है। मुंह में पट्टी बांध के बैठे हैं। ओके, ऑल राइट, टाइम खत्म हो गया मेरे पास। राष्ट्र की बात में आज बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। आशुतोष, संगीत रागी, शुचि विश्वास, अभिषेक, के शर्मा, थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।